हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो अपन ने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अपन ने कल क्या क्या स्टडी की थी? फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, यूनिट क्या होती हैं, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कौन कौन से सिस्टम थे जिनमें अपन यूनिट को लिखते हैं, जैसे कि CGS, MKS, FPS, EDC। SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे उन यूनिट्स की इंटरनेशनल डेफिनेशन जो अपन ने कल यूनिट्स पढ़ी थी। फंडामेंटल यूनिट कौन सी? फंडामेंटल। और अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है 1 मीटर। 1 मीटर किसे बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? इसकी डेफिनेशन होती है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ध्यान दें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम जानते हैं, फ्री स्पेस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम कितनी डिस्टेंस? 1/299792458, इतनी डिस्टेंस। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं 1 मीटर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? 1 मीटर डिस्टेंस। दोबारा सुने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम कितनी? 1/299792458 इज कॉल्ड 1 मीटर। इसको बोल सकते हैं, देखो 29,92,458 इतनी डिजिट है। तो इस डिजिट की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं 1 मीटर यूनिट। तो ये इंटरनेशनल डेफिनेशन होती है बेटा 1 मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो है बेटा 1 किलोग्राम। किसकी? 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझें। पेरिस में, पेरिस कैपिटल है किसकी? फ्रांस की। तो फ्रांस की जो पेरिस सिटी है वहां पे एक ब्यूरो है, ब्यूरो का नाम है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर। ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर्स। इस ब्यूरो में एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि किसका है? प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम इस एलॉय मेटल का बना हुआ एक सिलेंडर है। उसके वेट को हम बोलते हैं 1 किलोग्राम वेट। उसके वेट को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम वेट। ध्यान दें, weight of platinum iridium cylinder kept in the Bureau of Weight and Measures serves in Paris। कहाँ पे सर्विस है इसकी? पेरिस में। उस सिलेंडर के वेट को हम बोलते हैं 1 किलोग्राम वेट। आई डेफिनेशन समझ में? थर्ड डेफिनेशन अपन यहाँ लिखने वाले हैं 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या होती है? 1 सेकेंड की डेफिनेशन होती है, अपन ने सीजियम एटम के बारे में सुना है, सीजियम 133। सीजियम 133 एटम जो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में बेटा? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट क्या होती है आपको बाद में केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसे जो फंडामेंटल स्टेट होती है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम की कई सारी स्टेट्स होती है, ठीक है। तो जब सीजियम 133 का एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसकी हाइपर फाइन लेवल्स में, ये भी क्या होते हैं आपको केमिस्ट्री में बाद में समझ में आएगा। तो इस ग्राउंड स्टेट में होता है सीजियम 133 का एटम। तो इसकी हाइपर फाइन लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, एनर्जी ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजिशन होता है
उस ट्रांजिशन की कंडीशन में ये एटम में, इस एटम में वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस कितने, वाइब्रेशन की डिजिट देख लीजिए 9192631770। इतने वाइब्रेशंस, इतने वाइब्रेशंस में जितना टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। डेफिनेशन दोबारा समझिए, सीजियम 133 का जो एटम है जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसकी हाइपर फाइन लेवल्स में के बीच में ट्रांजिशन होता है। उस ट्रांजिशन की ड्यूरिंग, इस ट्रांजिशन की कंडीशन में ये एटम वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है। और कितने वाइब्रेशन करता है, 9192631770। ठीक है, 9 अरब्स 19 करोड़ 26,31,770 वाइब्रेशंस करता है ये एटम। और इतने वाइब्रेशंस करने में जितना टाइम कंज्यूम होता है उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल डेफिनेशन थी बेटा 1 सेकेंड की। चलिए बेटा नेक्स्ट अपन फोर्थ डेफिनेशन लिखेंगे 1 एम्पियर करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा, तो उसकी अपन यूनिट लिखते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कितनी होती है, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि अपने पास 2 पैरेलल वायर, ठीक है, जो अपनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और उनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ के 2 पैरेलल वायर हैं जिनकी विड्थ, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो विड्थ है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ये करंट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो कोई और I1 करंट कैरी कर रहा है, ये I2 करंट कैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग ये दोनों वायर जो हैं एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे कि फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों जो हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, r = 1 मीटर। दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। दोनों वायर्स पैरेलल हैं, इनकी लेंथ इनफाइनाइट है और इनकी जो विड्थ है, क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन विड्थ बोलते हैं, वो नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों वायर करंट कैरी कर रहे हैं, दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा ये दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। यदि इन दोनों के बीच में अप्लाई फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है। आप सोचोगे सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, आपने न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये जो फोर्स है इनकी यूनिट लेंथ पे अप्लाई है। कितने पे, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर की पे। तो जैसे कि ये वाला जो वायर है, इस वायर की 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो अपन पूरे वायर पे कितना फोर्स है, अपन लिखेंगे इसको 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अप्लाई होता है इन वायर्स पे। तो इस कंडीशन में जो इनमें करंट फ्लो होगी उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। कितनी बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट हम इस कंडीशन में उसे बोलेंगे। दोबारा समझ लीजिए इस डेफिनेशन को, हमारे पास 2 पैरेलल वायर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, दोनों वायर्स की लेंथ इनफाइनाइट है और इनकी जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो वायर है वो एक दूसरे की लेंथ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यदि इनकी पर मीटर लेंथ पे यानी यूनिट लेंथ पे अप्लाई होने वाला फोर्स कितना है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, तो इनमें फ्लो होने वाली करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ये डेफिनेशन एज इट इज 12th क्लास में भी पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको याद रखें। ठीक है ना, थैंक यू।
नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा अपनी केल्विन की। केल्विन क्या होता है? केल्विन को समझने के लिए आपको एक टर्म आनी चाहिए, ट्रिपल पॉइंट। इसको अपन बाद में जूनियर क्लास में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिपल पॉइंट किसका? वाटर का। वाटर का ट्रिपल पॉइंट से क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टीम, वाटर की स्टीम, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों स्टेज एक साथ प्रेजेंट हो। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वाटर की स्टीम, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेजेस एक साथ प्रेजेंट हो, इसे बोलते हैं अपन ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, तो ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर पे फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/273.16। कितना होता है फ्रैक्शन? 1/273.16। उसको हम बोलते हैं 1 केल्विन। क्या बोलते हैं बेटा? 1 केल्विन बोलते हैं। दोबारा समझिए, वाटर के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर पे फ्रैक्शन होता है कितना? 1/273.16। उसे हम बोलते हैं 1 केल्विन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? 1 केल्विन टेम्परेचर उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन कैंडेला की। क्या होती है कैंडेला की डेफिनेशन? अपने पास कोई ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर की बॉडी, ब्लैक बॉडी, ठीक है, उसका जो एरिया है वो है 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। कितना है उसका एरिया? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाली ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन? फर्स्ट तो है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल का तो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल टेम्परेचर। और जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर होना चाहिए 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा? 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। तो इस कंडीशन में एक ब्लैक बॉडी है जिसका एरिया है 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। उस एरिया के परपेंडिकुलर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसे हम बोलते हैं 1 कैंडेला। क्या बोलते हैं उसको हम? 1 कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई बेटा कैंडेला की, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक और बच्ची है फंडामेंटल यूनिट की, वो है मोल। मोल जो है किस कौन सी यूनिट होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो मोल किसे कहेंगे अपन? 1 मोल। इसका मतलब है बेटा जो अपना कार्बन एटम होता है ना C612, एटॉमिक नंबर तो होता है 6 और एटॉमिक वेट होता है 12। इसके 12 ग्राम में 12 ग्राम्स कितना अपन को लेना है? कार्बन 12 ग्राम। इसके 12 ग्राम में जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी, जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी, इसमें कार्बन के 12 ग्राम अपन कह सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट 12 ग्राम कार्बन ले लिया अपन ने, उसमें जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी उसके इक्वल जो अमाउंट होगा मैटर का उसको बोलते हैं 1 मोल। तो अपन बोल सकते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी अमाउंट होती है मैटर की, मटेरियल की, उसे हम बोल सकते हैं 1 मोल। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे मोल कंसेप्ट में कि मोल क्या होता है। इसमें मोल को आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे।
अपन को सिर्फ यहाँ डेफिनेशन देनी है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होती हैं मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो अपनी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बची थी उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट थी बेटा रेडियन, याद है ना, कौन सी थी, रेडियन। ठीक है, क्या होती है, जैसे ही अपना कोई सर्किल है, ये अपना सर्किल है और सर्किल की रेडियस खींच दी मैंने इस पॉइंट पे, तो ये जो रेडियस है इस रेडियस को अपन मान लेते हैं r। ये रेडियस यहां से मूव होना स्टार्ट करती है और यहां पे आके पहुंचती है, कितना आर्क कवर करती है, ds। कितना आर्क कवर करती है, ds, यानी जो अपनी रेडियस है ये यहां से ds आर्क से घूमी और यहां आ गई, और इस कंडीशन में उसने एंगल बनाया, मान के चलो थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, कितना एंगल बनाया, थीटा। तो इस थीटा एंगल को हम बोलेंगे रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन। कैसे, देखो इसकी वैल्यू होती है थीटा इक्वल्स टू ds बाई r। कितनी होगी, ds बाई r। इसको बोलते हैं अपन प्लेन एंगल, और इसको मेजर करते हैं अपन रेडियन में। किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में हम इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे अपन 1 रेडियन किसको बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे यदि हमारी आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है। हमारे आर्क की लेंथ जो है वो किसकी इक्वल है, रेडियस के, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको बोलेंगे हम रेडियन, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 रेडियन। तो प्लेन एंगल क्या होता है समझ में आ गया, और रेडियन क्या होगा इसको अपन मेजर करेंगे। लेकिन 1 रेडियन किसे कहेंगे, कि यदि हमारे सर्किल पे आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए तो बनने वाले एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे। और लेकिन हम बात करते हैं यहाँ स्टेरेडियन की, इसकी स्टेरेडियन की, तो ध्यान रहे फर्क इतना है कि जो रेडियन है वो तो बनता है सर्किल पे, और जो हमारा स्टेरेडियन है जो सॉलिड एंगल के लिए हम यूज करते हैं ये बनता है स्फीयर पे। किस पे बनता है, स्फीयर पे। जैसे अपना ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर। अब स्फीयर का जो बहुत सारा एरिया होता है, सरफेस एरिया तो काफी होता है, अपन ने उस सरफेस एरिया पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया है जिसका एरिया है dA। कितना मान लो इसका एरिया बेटा, dA। ठीक है, और ये है यहां तक की रेडियस r। तो ये जो एरिया है ये एरिया सेंटर पे एक एंगल क्रिएट करता है इस तरह से, इसको अपन 3 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। ये जो एरिया है इसे अपन आप देख सकते हैं, कौन देखा है ना, कौन, ये कौन होता है, जोकर की जो कैप होती है एक तरह से। तो ये जो सर्किल है ये सर्किल पूरा की पूरा इस कोन पे एक 3D एंगल बनाता है, इसको अपन कॉर्नर बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नर। तो ये एंगल बनाता है। ऐसे ही जो स्फीयर है, स्फीयर पे अपन ने क्या ले लिया, एक पार्ट ले लिया सरफेस एरिया का। ये सरफेस एरिया क्या करता है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करता है सेंटर पे। उस एंगल को बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। लेकिन 1 स्टेरेडियन किसे कहेंगे, तो उसको समझने के लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, या अपन जैसे स्मॉल एंगल है तो d ओम लिख सकते हैं, और वरना हम इसको केवल ओम भी लिख सकते हैं। अब ये मैं सोचा सर रेजिस्टेंस का है, तो अब इसको सॉलिड एंगल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओम इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो एरिया है, ठीक है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि dA अपॉन r स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। लेकिन ध्यान रहे यदि एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल हो जाए,
एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल हो जाएं तो आपके ओम की वैल्यू, सॉलिड एंगल की वैल्यू आ जाएगी 1 स्टेरेडियन। कितनी आ जाएगी? 1 स्टेरेडियन, इसको बोलेंगे अपन 1 स्टेरेडियन। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल एंगल जिसके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे कहे कि जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है, कितना है टोटल सरफेस एरिया, वो पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि हम स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया बेटा r स्क्वायर। तो फिर अपना ओम की जो वैल्यू है, जो सॉलिड एंगल है, वो कितना आया 4 पाई। ये थ्योरी है और ये चीज आपको 12th क्लास में काम एक दिन जरूर आएगी। एक टॉपिक आता है उसमें जरूर काम आएगा कि टोटल सॉलिड एंगल क्रिएटेड बाय टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू द 4 पाई। कितना होता है 4 पाई। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ध्यान रखना, सरफेस बाय रेडियस का स्क्वायर यानी dA/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी स्टेरेडियन यूनिट। तो मैंने आपको दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी समझा दी हैं कि रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। आपको एक चीज और आनी चाहिए, अपन को एंगल डिग्री जो होता है, डिग्री एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता है ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारा जो डिग्री रेडियन है, डिग्री एंगल जो है, इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं? यदि आप डिग्री को चेंज करना चाहते हो रेडियन में, तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मेरा 60 डिग्री का एंगल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? पाई बाई 180 से। ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स। तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन। किसी भी डिग्री एंगल को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और रेडियन को उल्टा वापस डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उल्टा 180 बाई पाई से कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करना है, तो पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई से। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से होगा 60 टाइम, तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रहे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, जो मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स की इंटरनेशनल डेफिनेशन बताई है। इनको रटना होगा बेटा, इनको समझने का तो कोई है नहीं कि सर समझ लेंगे याद कर लेंगे, ये आपको रटनी ही पड़ेंगी। इनमें से कभी कभी एक यूनिट की डेफिनेशन हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है ना? तो ये आप याद करके रखें, ठीक है। थैंक यू।